क्या आपको पता है कि आज से 13 साल पहले यानी कि साल 2008 में दुनिया एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, जिसके चलते ना सिर्फ कई बड़ी-बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी, बल्कि साथ ही कई लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी भी गंवा दी थी। ये सिर्फ किसी एक कंट्री में नहीं हुआ था, बल्कि इस क्राइसिस ने पूरे विश्व की कमर तोड़ दी थी। और यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी इस क्राइसिस की सुनवाई करने से पीछे हट गया था। इनफैक्ट इसकी शुरुआत ही अमेरिका से हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया पर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आखिर क्यों और कैसे आया था, और अमेरिकन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एआईजी का इस पूरे मामले में क्या रोल रहा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये फाइनेंशियल क्राइसिस साल 2007 से लेकर साल 2008 के बीच दुनिया के सामने आया था, लेकिन इसकी शुरुआत करीब 10 साल पहले यानी कि लेट 90s में शुरू हो गई थी। और दरअसल लेट 90s और अर्ली 2000 में अमेरिका के अंदर डॉट कॉम क्रैश और आतंकवादी हमले जैसी बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई थी, और जिनका असर यहाँ की इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा गहरा हुआ था। और इसी वजह से अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया था, ताकि अमेरिका में प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रह सके। ये आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कई बार घटाकर 6.5 से लेकर 1.75% तक कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग जरूरतों को लेकर, जैसे कि इसमें कई जरूरतें शामिल थी, कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, मेनली घर के लोन के लिए लोन लेना शुरू कर दिया। चूंकि इंटरेस्ट रेट हद से ज्यादा कम था, इसीलिए जो लोग अपनी लो इनकम के साथ सरवाइव कर रहे थे, जिनका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा खराब था, जिसके चलते वो लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो लोग भी अब बैंक के चक्कर काटने उन्होंने शुरू कर दिए। लेकिन देखा जाए तो सही मायनों में उन लोगों को लोन नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इस वक्त में बैंक्स ने लालच में आकर इन तमाम लोगों को मॉर्गेज पर लोन देना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ हम आपको मॉर्गेज के बारे में बताना चाहेंगे। मॉर्गेज बैंक और लोन लेने वाले व्यक्ति के बीच एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके मुताबिक अगर लोन लेने वाला व्यक्ति लोन को सही समय पर सही किश्तों पर नहीं चुका पाता है, तो मॉर्गेज की मदद से बैंक अपना पैसा उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेचकर पूरा वसूल कर सकती है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि उस वक्त अमेरिकन बैंक उनको भी आसानी से लोन दे रही थी, जिनके पास ना तो कोई एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था और ना ही कोई बहुत अच्छा उनके पास क्रेडिट स्कोर था। तो इस तरह के होम लोन को सब प्राइम मॉर्गेज कहा जाता है, जिसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बैंक को इस रिस्क के बारे में अच्छी तरीके से मालूम था, और लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि अगर डिफॉल्ट की स्थिति बनती है तो वो अपना पैसा डिफॉल्टर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच देंगे और इससे वो अपना पैसा वसूल कर लेंगे। अब चूंकि बैंक बहुत ज्यादा लोगों को पहले ही लोन दे चुका था, तो ऐसे में उन्हें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। अब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यानी कि कैश की दिक्कत उन्हें होने लगी, और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बैंक ने कोलरेट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन यानी कि सीडीओ की मदद लेनी जरूरी समझी। दरअसल ऐसी सिचुएशन में जब बैंक को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने पास मौजूदा हजारों मॉर्गेज का एक बंडल बनाकर उन्हें सिंगल बॉन्ड के रूप में किसी दूसरी पार्टी जैसे कि इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड्स को बेच देती है, जिसके बदले में बैंक उन दूसरी कंपनी से, उन दूसरी पार्टी से कैश हासिल कर लेती है, और इसके बाद उनकी लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। और थर्ड पार्टी इन सीडीओ को इसलिए खरीदती है क्योंकि लोन लेने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट के साथ अपना पूरा लोन इन्हीं थर्ड पार्टी को चुकाता है, और इनसे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है, अच्छा खासा मुनाफा होता है। और अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स इन सीडीओ के डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि बैंक द्वारा बनाए गए उन सीडीओज में सब प्राइम मॉर्गेज की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सब प्राइम मॉर्गेज के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में भला कोई भी थर्ड पार्टी इस रिस्क को क्यों लेना चाहेगी। और इसलिए इस रिस्क को खत्म करने के लिए अमेरिका की मल्टीनेशनल फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एआईजी अपनी एक स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी कि सीडीएस को लेकर आई थी, जिसे आगे चलकर इस फाइनेंशियल क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण माना गया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि
उस समय एआईजी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसका बिजनेस 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ था। अब एआईजी ने क्या किया, उसने इन रिस्की सीडीओ पर इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया, यानी कि कोई भी सीडीओ अगर डिफॉल्ट होगा तो इस सिचुएशन में यहाँ पर वो पूरा नुकसान खुद चुकाएगी, यानी कि पूरा जितना भी पैसा होगा वो ये चुकाएगी। एआईजी की इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी कि सीडीएस का नाम दिया गया था। अब चूंकि एआईजी जैसी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी सीडीओ पर शेयर कर रही थी, तो ऐसे में सब प्राइम मॉर्गेज होने के बावजूद भी सीडीओ से सभी तरीके के रिस्क खत्म हो गए थे। और जब रिस्क ही नहीं रहा तो बहुत सी थर्ड पार्टी कंपनी, इसमें अमेरिका ही नहीं बल्कि कई दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल थे, उन्होंने भी इसमें भरोसा जताना शुरू कर दिया और दूसरे देश के इन्वेस्टर्स एंड स्विस कंपनीज और कॉर्पोरेशन भी इसमें शामिल हो गई। और ऐसे में उन सभी ने अपने प्रॉफिट के लिए इन सीडीओस को खरीदना शुरू कर दिया। ये सीडीएस पॉलिसीज बेचना एआईजी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद उस वक्त साबित हुआ था, जहां कुछ ही सालों में उन्होंने सिर्फ इस इंश्योरेंस पॉलिसी से अरबों डॉलर कमा लिए थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि एआईजी कंपनी अब इन प्रॉफिट को देखकर एक बार फिर से लालच में पड़ गई थी और लालच में उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया था। दरअसल जब कोई भी कंपनी अपना इंश्योरेंस बेचती है तो इंश्योरेंस को चुकाने के लिए उसके पास उतने फंड्स होते हैं या फिर उतने एसेट्स होना जरूरी होता है, लेकिन एआईजी के पास इतने फंड्स थे ही नहीं। असल में प्रीवियस डेटा के बेसिस पर एआईजी को ये भरोसा था कि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे चुकाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरीके से बैंक भी एआईजी के भरोसे पर लगातार बेफिक्र होकर कई सालों तक लोगों को कई इंटरेस्ट पर लोन देता रहा, जिससे अमेरिका में हाउसिंग मार्केट की जो प्राइस है वो जमीन से आसमान तक पहुंच गए थे। अब हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आम नागरिकों से लेकर एआईजी तक इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। सभी पार्टीज यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन असल में ये प्रॉफिट एक बबल की तरीके से था जो किसी भी समय फट सकता था और आखिरकार साल 2006 में इसके फटने की शुरुआत हो गई थी। असल में हुआ ये कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को 1.75 से बढ़ाकर 5.2% कर दिया था। इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोन लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हुए थे जिनकी गिनती सब प्राइम मॉर्गेज में थी, क्योंकि उन लोगों के पास उनकी इनकम थी ही नहीं, या फिर यूं कहें कि उनकी इनकम स्टेबल नहीं थी और वो इंटरेस्ट का पैसा नहीं चुका पाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इन डिफॉल्टर्स की गिनती बढ़ती गई वैसे वैसे ही मॉर्गेज से बने सीडीओ की वैल्यू नीचे आने लगी थी, क्योंकि लोगों के पास डिपॉजिट करने के लिए पैसा नहीं था और डिपॉजिट करने की वजह से मार्केट में इन सीडीओस की वैल्यू लगातार घटती जा रही थी। जो बैंक थर्ड पार्टीज को बेचकर अपने पैसे लेती थी वही पैसे लोगों को लोन के रूप में दे देती थी और ऐसे ही इस सिचुएशन में बैंक्स ने डिफॉल्टर्स के घरों को बेचना शुरू कर दिया था। बड़ी संख्या में लोगों के घरों को बेचा गया, जिससे हाउसिंग मार्केट में घरों की सप्लाई उसकी डिमांड से कई ज्यादा गुना बढ़ गई थी और इसका नतीजा ये निकला कि जिन घरों की कीमतें कुछ समय पहले आसमान छू रही थी वो एक ही झटके में जमीन पर आकर धड़ाम गिर गई। और जब घरों की वैल्यू लोन अमाउंट से भी कम हो गई थी तो ऐसे में उन लोगों ने भी डिफॉल्ट करना शुरू किया था जिनकी गिनती प्राइम मॉर्गेजेस में गिनी जाती थी, यानी कि वो लोग होते थे इसमें शामिल जो आराम से अपने लोन की किश्तें चुका सकते थे। अमेरिका के हाउसिंग मार्केट का इस तरीके से क्रैश होना सभी बैंक्स और सीडीएस खरीदने वाली थर्ड पार्टीज के लिए एक बहुत गहरा चिंता का विषय बन गया था, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उन्होंने अपने सीडीएस को एआई की सीडीएस पॉलिसी से इंश्योर कराया हुआ है और इंश्योरेंस मिलने से उनके पैसे जो हैं वो उसके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको जैसे पहले ही बताया कि एआईजी के पास इतने फंड्स पहले से थे ही नहीं, इतने एसेट्स थे ही नहीं कि वो सभी सीडीएस के इंश्योरेंस का पैसा चुका सके और इसीलिए एआईजी जितना पैसा चुका सकती थी उसने उतना पैसा चुकाया। उसके बाद 15 सितंबर 2008 के दिन एआईजी का सारा पैसा खत्म हो जाता है और उसी दिन अमेरिका के सबसे पुराने बैंक्स में शुमार किए जाने वाले लेहमन ब्रदर्स बैंक भी बैंकरप्ट हो चुका था। और इसी तरीके से देखते देखते ये सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में तब्दील हो गया था। और चूंकि उन सीडीओस में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का भरोसा था, कॉर्पोरेशंस ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था और इसीलिए इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा था।
और इस क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में मंदी आई और इसे द ग्रेट रिसेशन का नाम दिया गया। फंड्स खत्म होने की वजह से एआईजी पर भी बैंकरप्ट होने का खतरा बढ़ गया था और असल में दुनिया भर के न जाने कितने बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज किसी न किसी तरीके से एआईजी के साथ जुड़े हुए थे और ये बात फेडरल रिजर्व भी जानता था कि अगर एआईजी बैंकरप्ट हो गया तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है और इसीलिए एआईजी को बचाने के लिए फेडरल रिजर्व को आगे आना पड़ा था। फेडरल रिजर्व ने एआईजी को $85 बिलियन का एक बड़ा लोन दिया था और इसके बदले में उन्होंने कंपनी के 80% इक्विटी स्टेक्स एक्वायर किए थे और इस तरीके से कंपनी का पूरा कंट्रोल अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथों में चला गया था, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन बिजनेस एडवर्ड लीडी को एआईजी का नया सीईओ बनाकर कंपनी की लीडरशिप उनके हाथों में सौंप दी थी। इसके बाद फेडरल रिजर्व को और भी बहुत बड़े खर्चे करने पड़े थे, जिसमें एआईजी पर लगे हुए बड़े बड़े मुकदमों को सेटल करने का अमाउंट भी शामिल था। इस तरीके से एआईजी को डूबने से बचाने के लिए फेडरल रिजर्व को कुल मिलाकर $122 बिलियन का खर्चा करना पड़ा था। इसके बाद धीरे धीरे एआईजी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटी और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में एआईजी ने ऐसा रिकवर किया कि फेडरल रिजर्व ने एआईजी के स्टेक को $22 बिलियन की प्रॉफिट के साथ बेचा। आज इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हुए 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में इसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस माना जाता है।